बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर जो एक बात चल रही है ग्रैंड डायलॉग की, ट्रैक टू डायलॉग की, इस सारी सूरत हाल को लेकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात ट्वीट किया और कहा कि किसी किस्म के कोई डायलॉग नहीं हो रहे। मरियम नवाज ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। सखर जाते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए भी मरियम नवाज ने यही कहा कि जाली हुकूमत से कोई एनआरओ नहीं होगा, वज़ीर आज़म को हम एनआरओ नहीं देंगे, इनसे डायलॉग किसी सूरत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि जनाब मैं किसी को ना तो एनआरओ दूंगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होऊंगा। फिर अपोजिशन ख़ासतौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो इस्तीफ़े देने की बात हो रही है, कह रही हैं मुख्तलिफ जमातें कि इस्तीफ़े तो हमारी जेबों में पड़े हैं, जब क़यादत कहेगी इस्तीफ़े हाजिर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज चकवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो लिख कर देते हैं कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। क्या कह रही है, क्या क्या कह रहे हैं, देखिए फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। जिसने 15-15 करोड़ या 10-10 करोड़ खर्च किया इलेक्शन लड़ने में, वो इनके कहने पे इस्तीफे देंगे। मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं, तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने एमएनएज और एमपीज की। वो नहीं मानेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितना जोर लगाएंगे इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो वज़ीर आज़म तो हबीब साहब लिख के देने को तैयार हैं कि अपोजिशन जो है इस्तीफे नहीं देगी। फिर मुराद अली शाह भी कहते हैं कि जनाब हम हुकूमत के लिए मैदान खाली क्यों छोड़ें, सेनेट इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन भरपूर हिस्सा लेंगे। देखिए, इस्तीफ़ों का मामला दरअसल हम उसको इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे वो सबसे पहली मूव है अपोजिशन की। अपोजिशन की पहली मूव नहीं है, ये अपोजिशन की आखिरी मूव है। तो आखिरी मूव तक जाने से पहले बहुत कुछ दरमियान में आना है। उससे पहले आपको याद होगा कि अगर आप सिलसिला शुरू करें तो 20 सितंबर से नवाज शरीफ की तकरीर, फिर पीडीएम की तश्कील, उसके बाद जलसे, उसके बाद रैलियों का सिलसिला, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कल्मिनेट होती चली जा रही हैं। और पॉलिटिक्स में आपको ये जहन में रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स एक मकसद का तयन होता है और बाकी चीज़ें फिर उस मकसद के तयन से जुड़ी होती हैं कि वो मकसद के हुसूल के लिए किस वक्त क्या करना है, किस वक्त जलसा करना है, किस वक्त जुलूस करना है, किस वक्त इस्तीफे देने हैं, किस वक्त काबीना छोड़नी है, किस वक्त हुकूमत छोड़नी है, व्हाटएवर। तो ये चलता रहेगा। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। कमर ज़मान कायरा साहब ये अभी जो इस्तीफों का मामला जो है, ये आखिरी तीर है तरकश का, पहला नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म साहब मेरा ख्याल है कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं लिख के देने में। सही, वज़ीर आज़म जल्दी कर रहे हैं साहब। देखिए, इस तरह की बातें वज़ीर आज़म को क्या सियासत के अंदर हतमी बातें इस तरह की नहीं करनी चाहिए। आज से पहले भी हतमी बातें ही थीं कि हमारे बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है और मैं फलाने का पेट फाड़ के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो कि आज तक जो है वो हम रिपीट करके प्ले करके चला रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं गुजारिश करूं कि 26 तारीख तो होगी ना, 31 की डेडलाइन दी हुई थी कि 31 तारीख तक इस्तीफे अपने अपने लीडरशिप के पास चले जाएंगे। तो जब लीडरशिप के पास जाएंगे, आज से पहले भी ये हमने देखा कि जो इस्तीफे लीडरशिप के पास जा रहे थे उनको वो सोशल मीडिया पे उधर उधर हमारे सामने नजर आए। अज़मा बुखारी साहिबा ने, दीगर लोगों ने बहुत से इस्तीफे दिए, तो वो हमारे सामने नजर आए। 1 जनवरी को आप और मैं और हबीब साहब हम यहाँ पे बैठ के, मेरा ख्याल है जुमे का दिन होगा, हम यहाँ पे बैठ के किसी ना किसी सियासतदान से पूछ लेंगे कि जी आपके इतने रुकन है, कितने इस्तीफे आपकी जेब के अंदर। और अगर तो ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा है कि हमारी जेब में हम कभी भी दे देंगे, हमारी जेब में हम कभी भी दे देंगे, अगर ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा और असल में इस्तीफे वसूल नहीं हुए, तो फिर इवन मोर सो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी का क्लेम है उसके अंदर मजीद जान पड़ती नजर आएगी। मैं एक लास्ट जुमला कहूं कि जो लास्ट तीर हबीब साहब बता रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि इस्तीफे आखिरी तीर है, लेकिन ये तीर चल जाने के बाद भी आईनी रास्ता क्या है हुकूमत को चलता करने का, ये किसी को नहीं पता। तो अगर इस वक्त बज़ाहिर लगता यह है कि ऑपोजिशन अगर अपने तमाम तीर भी चला दे और आखिरी तीर अगर उसमें से इस्तीफों को गिना जाए, तो भी हुकूमत को चलता करने का आईनी रास्ता जो है उनमें से कोई भी नहीं। ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो पीडीएम के साथ इन लाइन है? पीडीएम तो कहती है हमने इस्तीफे देने, लेकिन मुराद अली शाह कह रहे हैं कि हम हुकूमत के लिए मैदान हरगिज खाली नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने किस रेफरेंस पे कहा कि हम हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे? सेनेट और क्या ज़िमनी सिर्फ इलेक्शन इस्तीफों के रंग में हवाले से या उन्होंने बाय कहा, इलेक्शंस के सूरत? सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का तो ऐलान कर ज़िमनी रहे हैं। इलेक्शन और चीज है, इस्तीफे और चीज है। सेनेट इलेक्शन की भी बात तो करें। उनके सवाल का जो उनसे सवाल हुआ और जवाब हुआ वो जरा जी, पूरा दे दीजिए ना, ताकि उसको पर्सपेक्टिव में देखा जा ठीक सके। हो। हाँ, बाय इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ये नुक्ता नजर है कि हमें हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए कि बाय इलेक्शंस में हम एक नंबर 1 तो ये अपॉर्चुनिटी कि हम गवर्नमेंट को एक्सपोज करें, उन हलकों के अंदर हम अपने बेहतर वोट लेके गवर्नमेंट को एक्सपोज करके साबित करें कि ये अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं। नंबर 2, हल्के की पॉलिटिक्स जहां होती है, हमारा मुल्क आज कोई यूरोप और अमेरिका का मुल्क नहीं बन गया। आज भी हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उसमें धड़ेबंदियां, उसमें ग्रुप्स बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर आप अपनी जगह छोड़ देते हैं, आपके ग्रुप्स खराब हो जाते हैं, तो आपको वो सीटें रीगेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जब पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन की फिजा बने, यानी जब हम इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद हमारी दानिश में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की फिजा बनेगी। उसके लिए तो सारी जमातें तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मुखालिफ जमात, जिनको हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक मसाइल बना के बैठ गए, पाकिस्तान को बहुत गंभीर मसाइल में उलझा दिया, उसकी जगह सारी छोड़ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस बात से। सेनेट ऐसा फोरम है कि सेनेट की डिसोल्यूशन हम नहीं मांग रहे। सेनेट एक रेगुलर फोरम है जिसमें चलते रहना होता है। हम असेंबलीज की डिसोल्यूशन मांग रहे हैं, सेनेट की नहीं। लिहाजा उस फोरम से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। कारी साहब, आपकी सारी जो डेडलाइंस हैं इस सूरत में कि अगर आप सेनेट में हिस्सा लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन में, तो आपकी सारी डेडलाइंस आगे की तरफ चलती जाती हैं। अगर हम आपके यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो ऐलानात हुए, उसमें जनवरी को हतमी और आखिरी महीना करार दिया गया था। अब बात हो रही है, अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं सेनेट का, तो फिर मार्च की बात होगी। मार्च से फिर बियॉन्ड एक सूरत हाल बदल भी सकती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम ये समझें कि जो पीडीएम और हुकूमत के दरमियान जो 20 सितंबर की सूरत हाल थी, आज बदल के कुछ नरम हो गई है? बात नरमी की नहीं है जी, बात यह है कि वैसे तो हुकूमत भी क्या कोशिश कर रही है कि फरवरी में इसका सेनेट का इलेक्शन हो जाए। अब देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन जो हालात के मुताबिक पॉलिटिक्स होती है, बाज़ औक़ात आप अपनी डेडलाइंस को एडजस्ट भी करना पड़ता है। मुझे नहीं पता एडजस्टमेंट होती है नहीं होती है, लीडरशिप क्या फैसला करती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, और आपने अपने सारे जो मोरे होते हैं उनको बड़ा ठीक इस्तेमाल करना होता है। ये ज्यादा अहम होता है कि आप अपना जो भी फैसला है, जो भी इक़दाम है, वो फैसला कुन हो, बनिस्बत इसके कि आप किसी डेडलाइन में फंस के बैठ जाए और मीडिया का प्रेशर जो जी कारी साहब, जो दुरानी साहब वाला फॉर्मूला है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाला, उसके वैसे तो बज़ाहिर लगता है कि एक सैनिटी प्रिवेल करने की बात हो रही है, लेकिन जब से नून लीग ने, खासतौर में मरीम नवाज साहिबा ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल और नवाज शरीफ साहब की ट्वीट से कुछ रद्द अमल सामने आया, क्या उसके तनाज़े में, क्या उसके साए में पीपल्स पार्टी भी कुछ रीवैल्यूएट कर रही है, या आपके दरवाजे इस तरह की ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए खुले हैं? देखिए, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है ना, बैक ट्रैक डिप्लोमेसी जो होती है, वो सरेआम आके ये नहीं के प्रस्ताव करके आप उसकी सारी डिटेल्स को आपके सामने रख दें, वो नहीं होता। तो ये आई डोंट से दिस इज ए बैक डोर डिप्लोमेसी या बैक ट्रैक डिप्लोमेसी। वो अपने तौर पे गए, दुरानी साहब ने जाके उनसे मुलाकात की, ठीक है, उनका हक है। शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से ही मिले होंगे ना, कोई जबरदस्ती नहीं मिले, लेकिन ये कोई हतमी फैसला नहीं है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैगाम रसां के तौर पे गए थे। अगर पैगाम रसानी हो तो फिर वो मीडिया के अंदर आके बैठ के उसकी बातें नहीं की जाती।
कमर ज़मान कायरा की आवाज़ हबीब साहब और साद हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हबीब साहब, ये जो बात हो रही थी नून लीग में 2 बयानिए की, उसके बाद जब मरीम नवाज़ ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और क्लियर कट कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ साहब भाई के साथ वफादार ना होते तो आज वज़ीर आज़म होते। फिर कल हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी बताया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा बयान जो है, मेरी बात वही है जो पार्टी पॉलिसी है। तो वो 2 बयानी वाली बात हम समझें कि अब एक बयानी पर आ गई। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा शेड्स होते हैं ओपिनियन के। ये तो तय है कि पूरी की पूरी पार्टी अपोजिशन की पार्टी है, ये भी तय है कि पूरी की पूरी पार्टी हुकूमत को गिराना चाहती है। अब यहाँ से फर्क शुरू होता है कि वक्त का और अंदाज का। एक का ख्याल है, एक ग्रुप का, अगर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें अफराद की सूरत में, तो एक तरफ अगर आपको शहबाज शरीफ खड़े नज़र आते हैं, उनके साथ जावेद लतीफ़ नज़र आते हैं, उनके साथ शायद खाकान अब्बासी किसी न किसी दर्जे में नज़र आते हैं, तो ये वो लोग हैं। तो एक माफ़ कीजिएगा, शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ये लोग खड़े हैं। और अगर आप नवाज शरीफ की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मरियम नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको जावेद लतीफ़ जैसे फायर ब्रांड नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको जो शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग भी नज़र आते हैं। हमें दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो शेड्स हैं ओपिनियन के, ये बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो शेड सबसे हावी और गालिब है वो बहरहाल वही है जिसे आप कह सकते हैं कि मरियम और जावेद लतीफ़ और शहबाज शरीफ जिस ग्रुप में शामिल हैं वो ज़्यादा ऊपर है। सही। कायरा साहब, आपकी आवाज़ कट गई थी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट टू डायलॉग के हवाले से आप हमें कुछ बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था कि ट्रैक 2 अगर कोई होता है या बैक डोर डिप्लोमेसी अगर कोई की इस्तेमाल की जाती है, तो इस टर्म में जो तरीकाकार होता है वो ये नहीं होता कि आप मुलाकात के बाद मीडिया में आके सारा कुछ खोल के बयान कर दें। जिस तरह ये मीटिंग हुई और जिस तरह उसका मीडिया उन्होंने आके इंटरेक्शन किया, ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या किसी खुफिया डिप्लोमेसी के रंग में नहीं है। ये दुरानी साहब की अपनी जाती हैसियत में कोई मुलाकात हो सकती है या PML फंक्शनल की तरफ से कोई मैसेजिंग हो सकती है, लेकिन अगर वो मैसेजिंग खुफिया हो और हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम रसानी हो तो फिर उसको इस तरह एक्सपोज करने की उनको जरूरत नहीं थी। कायरा साहब, अगर शरीफ साहब की मर्जी से मुलाकात जरूर हुई होगी, लेकिन और दूसरी बात यह है कि हबीब साहब ने मेरे ख्याल है जिस पैराए में बात कर दी है आपने इससे पहले कमेंट में भी और अब भी, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की तरफ से ये फेयर कमेंट मैं भी अगर चाहूँ तो शायद इससे बेहतर ना दे सकता। कायरा साहब, ये बताइएगा कि जो बात कम से कम कर रहे हैं दुरानी साहब, जिसके के अंदर एक कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स भी, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है वो भी बैठेंगे, दुरानी साहब के बकौल तो कम से कम उसमें इदारे पाकिस्तान के और शायद अदालत भी पाकिस्तान की किसी तरीके से रिप्रेजेंट होके एक कॉन्वर्सेशन करे जिसके थ्रू हमारे ये जो डेडलॉक है एक गवर्नेंस के अंदर वो ब्रेक होगा। क्या पीपल्स पार्टी प्रिंसिपली इस मौक़िफ़ के हक में है? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, दुरानी साहब का आइडिया नहीं है। इससे पहले ये आइडिया बहुत दफा दिया, बहुत सारे लोगों की तरफ से दिया जा चुका। खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, हमारे पिछले दौर में मियां हमारे पार्टी की तरफ से भी कुछ लोगों ने, मियां रजा रब्बानी साहब ने और इस तरह के कुछ लोगों ने भी बात की, कुछ गैर सियासी लोगों ने भी इसके ऊपर तबसरा किया या बात की कि ये कैसा डायलॉग होना चाहिए। अब ये डायलॉग क्यों होना चाहिए? एक तो ये है कि जो हमारा आइन है वो हमारा कंसेंसस डॉक्यूमेंट, उसमें अगर कोई मीमेक है, कोई इसको बेहतर करना है, कुछ पे बेहतरी लानी है तो उसके लिए तो बात हो सकती है, लेकिन आइन पे पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। आज भी PDM जो फोरम बना है और जो वो मुतालबा लेके चले हैं वो यही है कि आइन के तहत जो इस मुल्क को चलाने का तरीकाकार है, जिसमें इदारों का जो रोल डिफाइंड है, इदारों को उस रोल में रहना चाहिए। ये अगर इस बात पे डायलॉग होता है तो यकीनन हमारे यहाँ उससे इन्हिराफ का या उससे एतराज का एक रास्ता तो है, उस पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। उसको ठीक करने के चलाने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए अगर इकट्ठे हो गए कोई रास्ता पैदा किया जा सकता है तो उसके बारे में भी वजाहत से बात हो गई कि, और एक नहीं दसियों दफा हो चुकी है कि इस गवर्नमेंट के साथ तो कोई बात अपोजिशन की जमात नहीं करेगी। कायरा साहब, पार्लियामेंट की बात तो आप लोग भी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये क्रेडिट है कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाने पे इसका यकीन गैर मुतज़लज़ल है। पार्लियामेंट में बैठ के ये बात
کیوں کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے آپ کو کہ پارلیمنٹ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ جا کے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, جو تمام تر جو مختلف سسٹم کے اندر اگر کوئی ڈسٹورشن پائی جاتی ہے تو اس کو کریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ماضی میں آپ کی حکومت کے وزیر اعظم ہی پارلیمنٹ کو اس کے لیے استعمال کر چکے ہیں. دیکھیے ہمارے وزیر اعظم استعمال کر چکے ہیں اور سزائیں بھی پا چکے ہیں. سوال یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں فورم وہ ہے, یقیناً بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ سب سے اہم فورم ہے اور اسی فورم پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن اس فورم سے ہونے والی ڈسکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والے آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, لہٰذا ہمارے مسائل بڑے تلخ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر اس فورم پہ پارلیمان اور سیاسی جماعتیں تو ریپرزینٹڈ ہیں, حکومت اور اپوزیشن تو ریپرزینٹڈ ہے, جن باقی سٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے, ان کا کوئی طریقہ کار بھی وہاں نہیں ہے. اور یہی ایک ایشو ہے کہ آپ پارلیمان کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کریں, آپ آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل کریں. اس کے لیے جہاں تک پارلیمنٹ کا فورم ہے ہم تو اس سے بفر نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ جو تجویز ہے وہ ہماری طرف سے نہیں, اس طرح ہماری جماعت کی طرف سے نہیں, لیکن جنرلی جو اس کا آج تک کی روح ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو ادارے یا جو مختلف فورمز ہیں وہ جب اپنے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں سرے عام یا پس پردہ, تو اس سے ایک نظام خراب ہوتا ہے. اور دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے آئین اور اسلوب اور ایک ضابطے کے تحت ملک چلانا ہے, تب وہ گریجولی بہتری کی طرف جائے گا. اچھا قاہرہ صاحب, لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ سی ای سی میں استعفوں کا معاملہ زیر غور آنے والا ہے, تو وہاں پر آپ کس فیصلے کی توقع کر رہے ہیں کہ استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں؟ میرا خیال ہے, میری یہ رائے میں آپ کے ذریعے تو نہیں دے سکتا, میں اپنی یہ رائے انشاءاللہ سی میں ضرور دوں گا, جو بھی میری رائے ہوگی فار ہے یا اگینسٹ ہے. یہاں رائے دینا میرے لیے مناسب نہیں, کیونکہ میں اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساتھ. اور حبیب صاحب ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے, کمنٹ ذرا مختصر رکھیے گا. فنکشن لیگ بھی کوشش کر رہی ہے مذاکرات کرنے کی, وزیر اعظم عمران خان ہو یا پھر ان کے وزراء, ہم نے ان کی طرف سے بھی ایک نرمی دیکھی, ڈائلاگ کی بات ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی, کامیاب ہوں گی؟ دیکھیے ہوں گی یا نہیں ہوں گی والی میں تو بہت سے لوگوں کی انا اس وقت تھوڑی سی پھنسی ہوئی ہے. نام لیے بغیر کسی کی تصدیق نہ ہو تو بہت سے لوگوں کی انا اس حکومت کو, اس ریاست کے اداروں کو, ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم جس کا قاہرہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے, اس کو آگے چلنے کے اندر لوگوں کی انا سب سے زیادہ میرا خیال ہے رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئی ہے. ابھی پارلیمنٹ کے اوپر بات ہوئی, میں بڑی سمپل سی بات کرتا چلوں اس سسٹم کے اوپر. اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک ادارہ سب سے ارریلیونٹ ہے تو وہ کون سا ہے حبیب صاحب؟ وہ پارلیمنٹ ہے. اس وقت اس ملک کا کوئی ادارہ انفارچونیٹلی اتنا ارریلیونٹ نہیں ہے جتنا پارلیمنٹ ہے. نہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے, نہ پارلیمنٹ میں نیشنل ایشوز کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آدھی چیزوں کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آ کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جب وہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. جب وہ پروٹیکشن آرڈر کے اوپر آتے ہیں تو تو میں تو چلا جا, وہ چلا جا, یہ چور, میں چور, وہ نہیں چور. اس وقت پارلیمنٹ سے ارریلیونٹ کوئی ادارہ ہے اس ملک میں؟ اگر ہر ادارے کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں, ہم پنجاب پولیس جیسے ادارے کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, سندھ پولیس پہ بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن کوئی کام کر رہے ہیں نا, کہیں آپ کو کھڑا کر کے روکتے ہیں, کسی سے لائسنس چیک کرتے ہیں, کوئی کسی بندے کے پیچھے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ اس ملک میں پارلیمنٹ کا اس وقت کیا رول ہے؟ اسی چیز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ لوگوں کی انا کی وجہ سے سسٹم نہیں چل رہا. ٹھیک ہو گیا حبیب صاحب, بس جلدی سے ہمیں بتا دیجئے مولانا فضل الرحمان کل کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو جیسے بات چل رہی ہے کہ کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں جا رہے. بائی دا وے انہوں نے عبدالغفور حیدری صاحب کو بھیجا ہے وہاں پہ, تو گویا جو جے یو آئی کی جمعیت علماء اسلام کی وہاں پہ آلریڈی پریزنس ہوگی. مجھے یہ پتہ چلا کہ زرداری صاحب نے انہیں پرسنلی میسج کیا اور فون کر کے انہیں کہا کہ آپ اس پہ تشریف ضرور لائیں. تو مولانا نے کہا کہ میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوں, اس وقت بھی وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے طے یہ کیا تھا اوریجنلی کہ ہر لیڈر 5 جلسوں میں شریک ہوگا, تو میں نے اپنے 5 جلسے پورے کر لیے ہیں اور بلاول کا یہ 5واں ہے. تو لہٰذا یہ ہم نے تو اس کے بعد جو پلان اس طرح کیا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان آؤں گا اور اپنے حلقے میں جو مختلف
ताज़ियतें हैं और जो पॉलिटिकल काम है मैं उसको निपटाऊंगा, तो मैं तो इस सिलसिले में मसरूफ़ हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये तो फिर बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बात ये चल रही थी, लोग ये समझ रहे थे कि राशिद सोमरो ने चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और बड़े ठीक ठाक वोट लिए थे, तो शायद राशिद सोमरो मौलाना के लड़काना आने के ख़िलाफ़ है। तो इसमें फिर बीच में एक वाक़या ये भी हो गया कि कुछ झंडे वंडे जो उन्होंने लगाए थे, खैर मकदमी बैनर, वो भी उतार दिए गए। तो उससे भी एक थोड़ी सी जो खटास पैदा हुई ताल्लुकात में, अगरचे वो रफ़ा हो गई। बिलावल ने मौलाना से रब्ता किया, मौलाना ने बिलावल को अपनी सफाई पेश की कि जनाब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आपसे अलग नहीं हो रहे। तो फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वहाँ पर भेजने का फैसला हुआ। तो ये एक प्री अरेंज्ड सिचुएशन थी जिसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई गैर मामूली जी जी, जहाँ पे भी मौलाना ने खुद ना करना हो वहाँ पे मौलाना गफूर हैदरी साहब भी पेश होते हैं। कम को ज़्यादा समझें। के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। JIUF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नैब के खिलाफ एक सख्त पोजीशन ले रखी है। अब मौलाना फजल रहमान की पार्टी के अरकान भी उनके साथ नहीं चल पा रहे। जिन अरकान को पार्टी से निकाला गया उन्होंने भी हम ख्याल रहनुमाओं से राब्ते शुरू किए हैं और कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक अहम बैठक भी होगी इस हवाले से। हबीब साहब ये बताइएगा, ये वजह क्या बनी इन दूरियों की? देखिए, जहाँ तक आपने दो नुकात उठाए, पहले तो नैब का मामला सुन लीजिए। नैब के मामले को समहाउ मौलाना फजल रहमान ने पॉलिटिकली इतना अच्छा हैंडल किया है कि अब मौलाना के ऊपर हाथ डालते हुए नैब के हाथ भी कांप जाते हैं और मौलाना की शक्ल देख के नैब की टांगें भी कांपना शुरू हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे हाथ कैसे कांप रहे हो, टांगें कैसे कांप रही हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी पिछले दिनों मौलाना के, आपको पता है, मुआविन हैं तारिक बलोच, और तारिक बलोच के वालिद जो हैं उनको मौलाना का फ्रंट मैन करार देकर उन्हें इस वक्त नैब ने पकड़ रखा है और कहा यह गया है कि ये फ्रंट मैन है, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है दरअसल मौलाना की है और ये बड़ा कुछ करते रहे और इनके एसेट बियॉन्ड मीन्स भी हैं। अब हालत उन एसेट बियॉन्ड मीन्स की ये है कि एक दफ़ा ये उनका, आपको पता है, घर जो है ना, डेरा इस्माइल खान से जब आप मियाँ वाली जाते हैं तो एक जगह सड़क जो है वो 90 डिग्री पे घूमती है दरिया की तरफ जाने के लिए। तो उस जगह पर, चश्मा की तरफ जाने के लिए, तो उस जगह पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ढक्की, जहाँ की खजूर बड़ी मशहूर है। उस ढक्की गांव के तकरीबन मिडल में, या आप यूं कह लीजिए कि अगर आप ढक्की में दाखिल हों तो राइट साइड पे जो पहले 2-3 घर, एक गली घूम के तो एक घर उनका आता है। वो घर जो है ना बहुत बड़ा घर है। अच्छा। बहुत बड़े घर से मुराद ये है कि कच्चा है, एक मंजिला है, लेकिन खुला दालान है जैसे उसके अंदर होता है, 4-5 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। वहाँ पे पुराना सा एक फर्नीचर रखा हुआ है उस बैठक में। उस बैठक में मुझे खाना खाने का भी शर्फ हासिल हुआ है। अच्छा। उस बैठक में बैठ के मैंने कई दफ़ा खजूरें भी खाई हैं और जब मैं अगर कभी वहाँ से गुजरूँ तो फिर वो मेरा एक परमानेंट स्टॉप होता है। अच्छा, अब अगर ढक्की के उस घर के ऊपर नैब केस बना सकता है तो फिर नैब को पहले जाके घर देखना चाहिए, फिर आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। सही। उसके बाद ढक्की की जो ज़मीनें हैं, अब मैंने ये पहले बात कभी की नहीं क्योंकि मुझे इस केस का ओरिजिनली पहले दिन से पता है। अब उनकी आबाई ज़मीनें हैं, उन आबाई ज़मीनों को आप कह रहे हैं कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है। हाँ जी, वो तो एक DFO थे, आप बना लें, मौलाना का फ्रंटमैन करार दे दें। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद वो मौलाना के फ्रंटमैन है, बल्कि राइट हैंड है, उनका बेटा भी उनके पास है। तो लिहाजा अब आप पकड़ लें। तो नैब को तो समझ आ गई कि मौलाना इन तिलों में तो तेल नहीं है और उस तिल को जितना वो घोटते हैं वो उतना ही सख्त होता चला जा रहा है। हालत ये है कि जब अभी पिछले दिनों उनकी ज़मानत मनसूख हुई, मैं कुछ और लफ्ज़ कहने वाला था लेकिन खैर, ज़मानत मनसूख हुई तो एक दूसरे को मैसेज भेज रहा है, वाओ दिस इज़ अ ग्रेट ब्लो टू मौलाना, और दूसरा कह रहा है आगे से वाओ ग्रेट। अब ये हालत है, जब आप नैब इस तरह पॉलिटिक्स में आएगा तो आप बताएं क्या नैब की इज्जत रह जाएगी? मौलाना की इज्जत में इजाफे का बाइस ही बना है ये केस भी, और मौलाना को जो नोटिस जाएगा, तो लिहाजा नैब तो हो गया खत्म। जल्दी से ये भी बता देंगे पार्टी से बंदे क्यों निकाले? अरे उम्मे रुबाब,
पार्टी जो है ना, पार्टी जो बलूचिस्तान की पार्टी, और बलूचिस्तान में शिरानी साहब, हमारे हाफिज हुसैन अहमद साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब, मैं पर्सनली अगर जमीयत उलमा इस्लाम में किसी लीडर को बहुत पसंद करता हूँ तो वो है, वो हैं नसीबुल्लाह साहब। इन सब की हैसियत, नसीबुल्लाह खान तो वहाँ के नहीं है, बलूचिस्तान में आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ना इनसे तारा टूटना है, ना इनको इतनी बड़ी, और जिस सीढ़ी पे चढ़ के ये तारे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सीढ़ी का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कितनी देर कायम रहेगी। और माजी में भी कोशिशें हो चुकी हैं। मौलाना शिरानी या हाफिज हुसैन अहमद साहब, बहुत इट इज अ लॉन्ग वे टू गो। मौलाना को इससे कोई फर्क पड़ने वाला इसी मामले पर साद आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो मैं बलोच साहब की जायदाद के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हबीब साहब ने मुझे खून के आंसू रुला दिए कि मौलाना के लोगों के पास कच्चे घर हैं बस, और मौलाना भी पता नहीं कोई, जो मुझे पता, कोई जो सूखी शूखी खा लेते हैं। आपने देखा ही होगा, साइकिल पे जलसे में आते थे वो, एसयूवीज में तो नहीं आते थे, साइकिल पे मौलाना जलसे पे आते थे, मुश्किलों से वहां पे दाल रोटी खाते थे, फिर किसी से उधार लेते थे कि वापस डेरा इस्माइल खान तक कैसे जाएं। ये बड़ी मौलाना की, तो मेरे तो खून के आंसू, मेरा दिल रो रहा है कि मौलाना साहब के साथ, कि मौलाना साहब के साथ है नहीं ना उनके पास। देखिए, एक मिनट, मैंने ये बात मौलाना के बारे में नहीं कही, बलोच साहब के बारे में, ये मैंने दूसरे साहब के बारे में किया। मैं कहा कि मौलाना के घर की अगर आप दास्तान सुनना चाहेंगे उसके लिए कोई और वक्त उठाए। मैं गुजारिश करूं कि तो बलोच साहब के बारे में मैंने शुरू में कह दिया कि मैं नहीं जानता उनके घर को, मैं नहीं गया वहां पे जाके, मैंने खजूरें नहीं खाने का मुझे शर्फ हुआ। लेकिन ये बात करना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दीनी किताबें लिख के अपने असासाजात बना लिए हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी जिंदगी में दीनी कोई किताब नहीं लिखी। अच्छा, उनके वालिद साहब ने लिखी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दीनी कोई किताब नहीं लिखी। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने दीन के ऊपर लेक्चर दे के बस सारे पैसे बना लिए, जायदादें बना लिए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दीन के ऊपर लेक्चर्स नहीं देते। अगर ये कहा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई और अपना एक कारोबार कोई बनाया हुआ है जिसके थ्रू उनके पैसे या उनकी जायदादें या उनके घर या उनकी एसयूवीज और उनकी गाड़ियां और उनकी सारी चीजें बनी हुई हैं, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं। नैब के ऊपर 100 तनकीद करें, लेकिन ये जो हम खून के आंसू रो पड़ते हैं इस बात पे कि मौलाना फजलुर रहमान दे नाल बड़ी ज्यादती हो रही है, अगर उनसे नैब सवाल पूछ लेगा तो ये बात दुरुस्त नहीं। मैं आपको बताता हूं कि नैब डरता जरूर है फजलुर रहमान से, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर कोई सच्चाई या झूठाई का मसला नहीं है। इसके अंदर मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास एक ऐसे कैप्टिव लोग हैं जिसको आप डंडा बरदार भी कभी कर लेते हैं, कभी बगैर डंडों के देख लेते हैं, कभी यूनिफॉर्म में देख लेते हैं, कभी स्टूडेंट्स के तौर पर देख लेते हैं, जो कि कभी भी आधे घंटे के नोटिस के ऊपर जहां कहेंगे मौलाना साहब वहां पेश हो जाएंगे, वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे उस वक्त तक बैठेंगे जब तक मौलाना साहब बिठाना चाहते हैं। इस स्ट्रीट स्ट्रेंथ की वजह से नैब जरूर डरता है और आइंदा भी डरता रहेगा, लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि मौलाना साहब इतने एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस के अंदर नैब इतनी गलत है और मौलाना साहब इतने दुरुस्त हैं कि हम सबको थोड़ा सा उनके लिए नौहा पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में बात दुरुस्त। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज थोड़ी वाज़ेह कर दूं, मौलाना फजलुर रहमान भी पढ़ाते रहे और उनके साहबजादे असद महमूद भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने की इनकम से बनाए गए एहसास। देखिए, मैं वो एक पढ़ाने की इनकम से बनाए गए बात पता है कि आपको जिन असासा की मुसीबत ये होती है कि नजर आता है उसके पीछे काम क्या हो रहा होता है, ये आपको आम तौर पे हमारे जर्नलिस्टों को और हमारे मीडिया में नहीं बताया जाता। देखिए, नैब को पहले एक दिन ढक्की चले जाए नैब वाले, बहुत सारी चीजें पता चलती है, और इन्होंने तो ढक्की का नाम नहीं सुना होगा। और हमारे हुक्मरान वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हालिया बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हुकूमत में आए तो चीज़ों को समझने में कुछ वक्त लगा। आपने सुना होगा, वो एक बार फिर सुन लीजिए। साथ ही साथ एक बात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कही थी, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 5 साल के लिए हम लोग आते हैं, हमें कुछ खुद नहीं समझ आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है। और मियाँ साहब से भी अभी यही बात हो रही थी कि जब मुझे समझ आई है, आंख खुली तो पता लगा 1 साल गुजर गया है। हबीब साहब, हमारे हुक्मरानों को अपोजिशन में बैठकर तो सब समझ आता है, लेकिन हुकूमत में आते ही जो है समझ आना बंद हो जाती है। इसकी कमजोरी है जो हम पहले बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में बैठना। हमारे वज़राए आज़म की
अनफॉर्चुनेटली ये रविश रही है कि वो पार्लियामेंट में हाजिरी नहीं देते, ना नवाज शरीफ साहब देते रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब देते रहे हैं। ना इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये पार्लियामेंट में बैठने से पहले बाहर बैठा करते थे। अब वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि हमें प्रिपरेशन का हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए जैसे अमेरिका में मिलता है। पार्लिमानी निज़ाम की साख्त ही ऐसी है कि इसमें हर वक्त एक शख्स हुकूमत संभालने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट फंक्शनल होती है, पार्लियामेंट में सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और उसकी बुनियाद पे वो अपना पॉलिसी रिस्पांस तय कर रहा होता है। अब जिसने पार्लियामेंट में बैठना ही नहीं है तो उसके बाद उसे आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कभी भी हुकूमत चलाने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात यह है कि जब आपने फैसल वोडा, अली जैदी, हफीज शेख और रजा बाकर जैसे लोगों को अपने करीब रखा होगा, शहजाद अकबर, तो उसके बाद आपसे ये तवक्को की भी नहीं जा सकती कि आपकी हुकूमत कोई खैर का काम ढंग से कर लेगी। सही हो गया। बात यही है कि जब पार्लियामेंट में बैठेंगे ही नहीं आने वाले वक्त के हुक्मरान, तो फिर समझ कैसे आएगी? ये बात हबीब साहब की दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि दो डायबॉलिकली ऑपोजिट वज़राए आज़म ने एक ही बात की अभी आपके क्लिप के अंदर, तो हमें इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली भी देखना चाहिए। क्या वजह है कि वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को होते हैं और जाके उसकी ओथ टेकिंग या जब वो टेक ओवर करता है एज प्रेसिडेंट वो 20 जनवरी को होती है। इसके दरमियान में जो 2 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि इस पीरियड के अंदर जो इनकमिंग प्रेसिडेंट होता है उसकी टीम्स आउटगोइंग प्रेसिडेंट की टीम्स के साथ बैठ के ब्रीफिंग्स लेती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं, अपने पूरे प्लान्स मजीद ठीक करती हैं, जो भी कैंपेनिंग के अंदर प्लान्स हो उनको थोड़ा सा मजीद ठीक किया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का पीरियड है जिसके बाद इलेक्शन होने के फौरन बाद नई गवर्नमेंट बन जाती है, शायद इसमें कुछ सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है ताकि जो इनकमिंग गवर्नमेंट हो उसको हुकूमत संभालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उनके साथ कर ली जाएं ताकि उनके मुतल्लिका वज़रा पहले दिन से रसूल साहब, हम जितने नालायक हैं ना, 100 साल भी हम सीखते रहेंगे ना, हमारे सियासतदान ये कभी नहीं ठीक है। बहरहाल इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.